नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया सिन्हा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी पर। हम लोग बिहार बोर्ड के उन बच्चों के लिए सीरीज़ चला रहे हैं जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और कोचिंग सेंटर भी जाने में असमर्थ हैं। यह वीडियो उन बच्चों को बहुत ही लाभदायक होगा जो घर में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी विद्यालय बंद चल रहे हैं। तो बिल्कुल जिस प्रकार आप अपने विद्यालय में पढ़ते हैं उसी प्रकार हम इसमें वीडियोस अपलोड करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल के नीचे इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ग 7 का है यह चैप्टर। 7वीं कक्षा का विज्ञान का पहला पाठ है जल और जंगल। इसको हम पूरे अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ेंगे और इसके बारे में, जल और जंगल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आपने हमेशा से सुना होगा कि हमारी धरती पर 3 हिस्सा पानी है और सिर्फ एक ही हिस्सा जमीन है। लेकिन उसके बाद भी आपने सुना होगा कि हमें जल बचाना चाहिए। गर्मी के दिनों में पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, चापे नल का स्तर भी गिर जाता है, मोटर जवाब देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि 3 हिस्सा, धरती का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, फिर भी हमें पीने के लिए पानी की दिक्कत क्यों हो जाती है? लोग पानी को बचाएं, इसके लिए हम प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम एक और चीज़ मनाते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं? हम बिहारवासी इस दिन बिहार दिवस भी मनाते हैं। और जिस दिन बिहार दिवस होता है उसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। तो इस दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस दिन बच्चों में जल को बचाने के लिए उनके बीच में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, ताकि वह जल के संरक्षण के बारे में जाने, जल बचाना क्यों आवश्यक है इसकी जानकारी उन्हें हो सके, लोगों में जागरूकता फैले। इसलिए हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, खासकर जहां बारिश नहीं होती उन जगहों पर पानी बहुत कम होता है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाना, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन, ये सब ग्रीष्मकाल में अक्सर दिखाई देते हैं। तो हमको इससे यह बात समझ में आता है, देखिए कितनी सूखी ज़मीन है, कि हमारे धरती में पीने के योग्य पानी की बहुत अधिक कमी है। जल की कमी का हम सामना करते हैं। यह है सुखाड़ का दृश्य, और जब सूखा हो जाता है तो कोई फसल भी नहीं लगती। अब देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही बढ़िया चित्र है जो आपको यह समझाएगा कि हमें पानी बचाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारी धरती का 3 हिस्सा भाग पानी से भरा हुआ है। यदि हम उस 3 हिस्से भाग को एक बाल्टी, 20 लीटर के बाल्टी भर यदि मान लें, धरती पर जितना पानी है वो 20 लीटर के एक बाल्टी बराबर यदि है, तो उसमें से केवल आधा लीटर पानी ही है जो मीठे जल का है। बाकी सब समुद्र का खारा जल का पानी है, जिसे हम नहीं पी सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि धरती पर पानी तो है, मगर वो सारा का सारा 20 लीटर में 19.5 लीटर पानी खारा है। यदि धरती का पूरा पानी को मान ले कि 20 लीटर होता है, तो 19.5 लीटर पानी खारा है और केवल 500 ml पानी ही ऐसा पानी है जो मीठा पानी है। इन मीठे पानी का जो 150 ml जो है वही केवल भूमिगत जल के अंदर। देखिए, मीठा जल भी जो है बच्चों, वह कई तरह का होता है, जैसे हिमनद, उत्तरी अक्षांश ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर जो बर्फ जमे होते हैं वह भी मीठे जल के अंतर्गत आते हैं, मगर हम उन तक पहुंच नहीं सकते, उन्हें पी नहीं सकते। हम वही जल पीते हैं जो हमें भूमि के नीचे से प्राप्त होता है, जिसे हम भौम जल कहते हैं। यह केवल 30 चम्मच जल के अनुपात में है। यदि 20 लीटर जल पूरी धरती में है तो केवल 30 चम्मच पानी हमारे भौम जल के अंतर्गत है, और इसमें से केवल 1/4 चम्मच
जो है वह नदियों झीलों में उपस्थित मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। जो नदियों का जल हम देखते हैं, नदियों का, झीलों का, यह केवल 1/4 चम्मच के बराबर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि धरती पर इतनी मात्रा में पानी होने के बावजूद भी पानी की किल्लत क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे लिए पीने योग्य पानी यदि मात्र 30 चम्मच के बराबर है, यदि धरती का पूरा एक 20 लीटर बाल्टी के पानी के बराबर हो तो। क्या आपको समझ में आ गया ये चार्ट? एक बार स्वयं से पढ़िएगा तो फिर आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा। यह देखिए, यह एक दूसरा चार्ट बनाया गया है कि धरती का पूरा पानी यदि ये 100% है तो उसमें से इतना सारा भाग खारे पानी का है। मृदु जल का, भौम जल जो हम पीते हैं, वह देखिए कितना छोटा सा भाग भौम जल का है, यह केवल 0.06% है। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी भर जल जितनी हो तो उसमें मृदु जल की मात्रा 1 मग पानी ही होता है और शेष पानी समुद्र में भरा खारा पानी होता है। मृदु जल भी अधिकांश तो हिमनदों में, ध्रुवीय बर्फों में, पहाड़ों की स्थायी बर्फों के रूप में है, जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता। मृदु जल का भी बहुत बड़ा हिस्सा हम उपयोग नहीं कर सकते। हम पानी के पीने के लिए उपयोग करते हैं केवल भूमिगत जल का, और झीलों और नदियों का जल हम लोग उपयोग करते हैं, जो कि कुल जल का केवल और केवल 0.006% है, जो कि एक बहुत छोटी सी मात्रा है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि पानी बचाना क्यों ज़रूरी है। आपने अपनी पिछली कक्षा में जल चक्र के बारे में पढ़ा होगा। जल एक प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति ने हमें यह जल दिया है और वह अपनी लीलाओं से इसे जल चक्र के माध्यम से हमेशा निर्माण करती रहती है, और वह जल पूर्ण रूप में हमारे वातावरण में उपस्थित होता है। यह जल के तीनों रूपों में, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों ही अवस्थाओं में हमारे वातावरण में पाया जाता है। तो यह जल चक्र का एक चित्र आपके सामने है, जिसमें 1 नंबर पर है जम्भौल, ये पानी के अंदर जल, और दूसरे स्तर पर है वाष्पन, पानी जो है वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, और तीसरे नंबर पर यह संघनित होकर पानी इकट्ठा हो रहा है, और उसके बाद 4 नंबर पर बादल बन रहे हैं, और 5 नंबर पर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और अंत में 6 नंबर पर बारिश हो रही है। और इस चक्र से हम जल चक्र के नाम से इसे जानते हैं, और इस प्रकार जल चक्र कार्य करता है। सबसे पहले भूमि में जल, भौम जल होता है। यह जल जो है भूमि पर, जो नदियों में, समुद्रों में होता है, यह वाष्पित होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। धूप से, गर्मी से यह वाष्पित होता है, और जब यह ऊपर जाता है तो वहाँ इसका तापमान कम हो जाता है, और वहाँ ये फिर से संघनित हो जाता है। जो जल वाष्प बन गया था वह फिर से इकट्ठा होकर के क्या बन जाता है बच्चों? बादल बन जाता है, और यह बादल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा फिर से बारिश करने लगते हैं, और यह वर्षा होने लगती है, और फिर से पानी जमीन में आ जाता है। इस क्रम को हम जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र के परिचरण के द्वारा जल इन तीनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है, ठोस के रूप में, जल के रूप में, और गैस के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। बर्फ के रूप में हमें कहाँ मिलता है? ध्रुवों पर और पर्वतों पर, और हिमनदों में हमें पानी जो है बर्फ के रूप में प्राप्त होता है। द्रव के रूप में हमें महासागरों, झीलों, नदियों में और भूमि के अंतर्गत भौम जल के रूप में मिलता है। और गैसीय अवस्था में कहाँ रहता है जल? गैसीय अवस्था में यह हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में मौजूद रहता है। इस प्रकार जल वातावरण में तीनों रूपों में पाया जाता है। अब आपके घरों तक जल कैसे पहुंचता है? बड़े बड़े शहरों में तो जलापूर्ति की व्यवस्था होती है। जलापूर्ति के लिए पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं, और
उनके शहर के पास की झील, नदी, तालाब, कुओं से इन तक पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लेकिन क्या होता है, छोटे शहर और गांवों में अभी तक इस प्रकार की जलापूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह नहीं हो पाई है। की जा रही है, हमारी सरकार के द्वारा हर घर नल का जल का योजना चलाया जा रहा है। गांव-गांव में अब टंकियां बिठाई जा रही हैं, परंतु यह अभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। तो जो गांव के लोग हैं उन तक पानी कैसे पहुंचता है? वे लोग अपना प्रयोग जो है प्रायः सीधे स्रोतों से प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घर से काफ़ी दूर पर होता है और वह इस प्रकार दूर जाकर कुओं से पानी लेकर के आते हैं। और हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कुआं, नलकूप और हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। अब हमें यह सोचना है, चापानल में पानी कहाँ से आता है? जमीन को खोदने से नीचे से पानी कैसे निकलता है? तो इसको हम अब आगे अध्ययन करेंगे। भूमिगत जल, यही वह जल है बच्चों जिसे हम पीने का प्रयोग में लाते हैं। आपने हैंडपंप का गड्ढा खानते हुए देखा होगा। कई बार लोग हैंडपंप के लिए बोरिंग कराते हैं और उन्हें पानी नहीं मिलता, उन्हें दोबारा बोर कराना पड़ता है। और किसी किसी को बहुत जल्दी पानी 60 फीट पर, 70 फीट पर पानी मिल जाता है और किसी किसी को 150-100, 200 फीट के बाद पानी मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता चलेगा कि जमीन के अंदर कुछ दूरी पर या कभी कभी बहुत दूरी पर जल का स्तर होता है। पानी का एक बड़ा सा स्तर होता है जिसमें पाइप डालने के लिए बोरिंग करना पड़ता है। और जब उसमें गहराई पर चट्टान और मिट्टी के बीच रिक्त स्थान पर जल भरा हुआ मिल जाता है तो उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। लोग पूछते हैं ना, कितने फीट पर पानी मिला? 60 फीट पर, 100 फीट पर, 150 फीट पर। तो जितने पर आपका पानी शुरू होता है जमीन के अंदर, जब आप बोरिंग कराते हो तो उसे हम भौम जल स्तर कहते हैं। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टान अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को हम भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर नीचे भी हो सकता है और कई मीटर गहराई तक भी हो सकता है। और यह जो मिट्टी के नीचे जो पानी, जमीन के नीचे जो पानी मिली, इसे हम जल भौम कहते हैं। भौम जल, इस जल को हम भौम जल कहते हैं। उसके ऊपर वाले स्तर को भौम जल स्तर कहते हैं। तो भौम जल का स्रोत क्या है? कहाँ से यह मिट्टी के नीचे पानी आता कहाँ है? तो हम सभी जानते हैं कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जो पानी जमता है वह जाता कहाँ है? तो वह पानी धीरे धीरे रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है। वर्षा का जल, नदियाँ, तालाब, झील का जल मिट्टी से रिस रिस कर भूमि के नीचे जो खाली जगह होता है, जो दरारें होती हैं, उसको भर देती हैं। भूमि के अंदर जल के इस रिसाव को हम अंतःस्यंदन कहते हैं। ठीक है। अतः इन प्रक्रियाओं के द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। तो जब हम चापानल के माध्यम से ये ज़मीन के नीचे का पानी निकाल कर उपयोग करते हैं, जब बारिश होती है और वह पानी रिस कर इसके अंदर चला जाता है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है। भौम जल के नीचे मृदा और कठोर चट्टानों की परत के बीच जल सिंचित होता है। तो चट्टानों के बीच में पानी भरा हुआ होता है। आप देख रहे हैं ना, चट्टानों के बीच में पानी भरा हुआ है और इसे हम जल भर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः हम लोग चापानल के द्वारा निकालकर इसका प्रयोग हम लोग सिंचाई के लिए और पीने के लिए करते हैं। आगे है भौम जल स्तर का गिरना। तो अक्सर हम देखते हैं गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे गिर जाता है। भौम जल की पुनः पूर्ति का सबसे प्रमुख कारण वर्षा होती है। यदि वर्षा नहीं हुई, कम वर्षा हुई, तो इसकी उपलब्धता कम हो जाती है और भौम जल स्तर में गिरावट आ जाती है। भौम जल स्तर के में गिरावट का कारण और भी है,
जनसंख्या की वृद्धि हो गई है, तो इससे क्या होता है, पानी की खपत बढ़ गई है। औद्योगिकरण के कारण भी पानी की खपत बढ़ गई है। कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करते हैं। यदि वृक्षारोपण नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो जल स्तर कमेगा, है ना। तो इस प्रकार सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। याद रखने की बात यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। कभी कभी पृथ्वी की अपनी संरचना में भी परिवर्तन होता है और भौम जल स्तर में गिरावट आती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई कारण हैं जिसके कारण भूमि के नीचे का जल स्तर गिरता है। तो अब हमें यह जानना है कि जल का हम प्रबंधन कैसे करें कि सभी लोगों तक जल पहुँचे और जल की कमी ना हो। क्या आपने शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति की पाइपलाइनों से जल को रिसते देखा है? पाइपलाइनें कहीं कहीं फट जाती हैं और पानी बर्बाद होते रहता है। ऐसा आपने देखा है? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। क्या आपने नलों से बहते जल को देखा है? क्या आप जल पीते समय ग्लास में कुछ जल छोड़ देते हैं? एक ग्लास पानी लिया, 2 घूंट पिया और बाकी सब फेंक दिया। ये सब जल की बर्बादी है और हम अपनी आदतों में सुधार लाकर इसे हम कुछ कमी कर सकते हैं। दूसरा है, वर्षा का जल को यदि हम संग्रहित करें तो यह भी भूमिगत जल को पुनः पूर्ति का अच्छा उदाहरण है। आजकल छतों पर जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है उसे हम पाइप्स के द्वारा ज़मीन में भेजकर इसकी पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राज्य में अनेक स्थान पर जल भंडार एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चौबच्चे, डिब्बे ये सब बनवाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो वर्षा का पानी है वह वहाँ पर रुक सके, स्टोर हो सके, भंडारित हो सके और भूमिगत जल के स्तर को उससे बढ़ोतरी मिल सके। किसान भी अपने खेत की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता करते हैं। जल को बस मोटर ऑन करके छोड़ देते हैं खेतों में और जल काफ़ी बर्बाद होता है। इसके लिए हम ड्रिप बूंद सिंचाई के बारे में हमने पढ़ा है। हम जान सकते हैं कि केवल पौधों के जड़ों तक पानी जाए और पानी की बर्बादी को रोका जा सके। इस विधि में कम व्यास पाइपों से जल पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती। इसी प्रकार यदि नलकूपों के जल को पाइपों के द्वारा खेत में ले जाकर स्प्रिंकल के द्वारा सिंचाई यदि हम करें तो भी जल की खपत कम हो सकता है। स्प्रिंकलिंग करके, ड्रिप सिंचाई करके, वर्षा का पानी बचाकर हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि गमले के पौधे को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वह मुरझा जाता है, क्योंकि पौधे को भोजन बनाने तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है और यदि जल उपलब्ध नहीं होगा तो पृथ्वी से हरियाली ही लुप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने जल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम जंगल के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।